तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। बडगाम के चाडूरा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। तो आपको बता दें बडगाम के चाडूरा में जो एनकाउंटर हुआ था वो अब खत्म हो गया है। एक मिलिटेंट जिंदा पकड़ा गया है। मिलिटेंट के पास से असलहा बरामद हुए हैं। सिक्योरिटी जवानों ने की गिरफ्त में एक मिलिटेंट इस वक्त है। तो बेहद अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम के चाडूरा में एनकाउंटर जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। फौज की जानिब से एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया है। मिलिटेंट के पास से असलहा भी बरामद हुआ है और सिक्योरिटी जवानों की गिरफ्त में ये एक मिलिटेंट मौजूद है। बडगाम के चाडूरा से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। बडगाम के चाडूरा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर के अख्तिताम पर एक मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिंदा पकड़ा है। मिलिटेंट के पास से असलहा भी बरामद किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने और अब ये मिलिटेंट सिक्योरिटी जवानों की गिरफ्त में है। बेहद बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज को मिली है बडगाम के चाडूरा एनकाउंटर के हवाले से। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बडगाम के चाडूरा में एनकाउंटर अब खत्म हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया है। मिलिटेंट के पास से सिक्योरिटी फोर्सेज ने असलहा भी बरामद किया है। तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह से जो इस वक्त बडगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीउल्लाह, बेहद बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया गया है। देखिए, सुबह के औकात में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी मिलिटेंटों की छुपे होने की चाडूरा इलाके में। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली तो वो फौरन उस इलाके में सर्च ऑपरेशन ने वहां पे स्टार्ट किया और वहां पे कॉर्डन किया पूरे इलाके को। कॉर्डन के दौरान जो है छुपे मिलिटेंट जो थे वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और गोलियों का तबादला जारी हुआ और एक एनकाउंटर शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर में एक मिलिटेंट को वहां से जिंदा पकड़ा गया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है मिलिटेंट को एनकाउंटर साइट से जिंदा पकड़ना। और उसके पुलिस के मुताबिक तो बडगाम से हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह इस पे तफसीलात बता रहे थे कि बडगाम के चाडूरा एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया है और उसके पास से असलहा भी बरामद हुए हैं। तो बडगाम के चाडूरा एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें उन्होंने एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे तफसीलात बता रहे थे। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। बडगाम के चाडूरा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। एनकाउंटर खत्म होने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया है और मिलिटेंट के पास से असलहा भी बरामद हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। बिहार की तशहीरी मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एंट्री होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म बिहार में मुख्तलिफ असेंबली हलकों में 12 रैलियां करेंगे। देवेंद्र फडणवीस की मीडिया ने यह जानकारी दी है कि 23 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सासाराम, भागलपुर और गया में रैली करेंगे। 28 अक्टूबर को वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में आवामी इजलास से खिताब करेंगे। 1 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी छपरा, मशरकी चंपारण और समस्तीपुर में रैली करेंगे, जबकि 3 नवंबर को मगरबी चंपारण, सहरसा और अररिया में नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे महफूज आलम से। महफूज, बिहार असेंबली इलेक्शन में अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। जो पूरा निजाम देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से ये जानकारी आई है कि नरेंद्र मोदी बिहार असेंबली के लिए 12 रैलियां करेंगे। जी, वजीर आजम की 12 रैलियां बिहार असेंबली इंतखाबात में होगी, ये शेड्यूल आ चुका है।
वजीर आजम पहली रैली 23 तारीख को करेंगे सासाराम, गया और भागलपुर में। दूसरी रैली 28 तारीख को करेंगे दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में। खास बात यह है कि 28 अक्टूबर को ही बिहार के पहले मरहले के लिए वोटिंग डाले जाएंगे। 1 नवंबर को वजीर आजम छपरा, मशरकी चंपारण और समस्तीपुर में रैली करेंगे। 3 नवंबर को मगरबी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज, अररिया में रैली करेंगे। 3 नवंबर को जाहिर है दूसरे मरहले का बिहार में इंतखाब होगा। खास बात यह भी है कि वजीर आला और वजीर आजम एक मंच पर मुश्तरका तौर से रैली करके अपनी बात और अपनी कारकिर्दगी को लोगों के सामने में रखने की कोशिश करेंगे। ये भी कहा गया है कि जिन रैलियों में अगर वजीर आला शरीक नहीं होंगे वहां जेडीयू के तमाम बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। यानी वजीर आजम की रैली वजीर आजम के साथ वजीर आला की मौजूदगी से इस बात को बताने की कोशिश होगी कि एनडीए सूबाई हुकूमत में हो या मरकजी हुकूमत में एनडीए की क्या कारकिर्दगी रही है उसको लोगों के सामने वाजे किया जाएगा। साथ साथ मुमकिन है कि वजीर आजम बिहार के लिए कुछ और भी सौगात इन रैलियों के जरिए इन रैलियों में ऐलान करें। लोग ये भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। एनडीए के जो कारकुन हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या जेडीयू में हो या मुकेश सहनी की पार्टी हो या जीतन मांझी की पार्टी हो, कारकुनों के दरमियान जो है एक खुशी का माहौल है कि वजीर आजम और वजीर आला मुश्तरका तौर से रैली करेंगे तो इसके तासुरात वोटरों पर काफी पॉजिटिव पड़ेंगे। इस बात को लेकर कारकुनों में भी काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वजीर आजम की अपनी करिश्माई शख्सियत है जिसके असरात वोटरों पर पड़ते हैं, मास लीडर हैं और जाहिर है वोटों को शिफ्ट कराने में उनकी एक बड़ी भूमिका रहेगी। इस बात को लेकर भी बीजेपी और एनडीए की जो दूसरी पार्टियां हैं वो काफी मुतमईन नजर आ रही हैं। जी महफूज, कोरोना के दौरान में ये पहले ऐसे असेंबली इंतखाबात होंगे जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगे। ऐसे में वज़ीर आज़म की 12 रैलियों का इनेकाद होगा तो कोरोना के हवाले से तैयारियां भी इसकी मुख्तलिफ रहेंगी। देखिए, वज़ीर आज़म की रैली की तैयारी काफी जोरों शोर पे हो रही है। जाहिर है जिस तरह से कहा गया था कि इंतखाबात में गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा। कोरोना के मामले में जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया था, कहा गया था कि ये गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि वजीर आला की जो रैलियां हो रही है या दूसरे पार्टियों के सुप्रीमो की जो रैली हो रही है उसमें गाइडलाइन की धज्जी उड़ते खुद देखा गया है। लोग जो है उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और जाहिर है तो ऐसे में ये काफी बड़ा चैलेंज भी होगा ना कि इतनी बड़ी तादाद में रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और दूसरी तरफ कोरोना की गाइडलाइंस पर भी लोगों को अमल कराना है। हेलो महफूज, मैं ये कह रही थी कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि बड़ी 12 रैलियों का इनेकाद होना है और कोरोना गाइडलाइंस पे भी अमल कराना, लोगों से ये एक बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आएगा। बिल्कुल, वजीर आजम की रैली में जाहिर है बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। वजीर आजम और वजीर आला दोनों रहेंगे मौजूद। मुश्तरका तौर पर एनडीए की रैली होगी। एनडीए यहाँ हुकूमत में रही है तो जाहिर है लोगों का ये काफिला रैलियों में शिरकत करेगा। इसी तरह इंतजामिया के लिए ये काफी मुश्किल होगा कि वो लॉकडाउन और कोरोना के मामले में जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको वो फॉलो कराएं। ये काफी एक चैलेंजिंग वर्क होगा, मुश्किल भरा काम होगा, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये कोशिश जरूर की जाएगी कि गाइडलाइन का कुछ हद तक फॉलो कराया जा सके। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो साबका देखा गया है मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों के रैलियों में कि गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया गया है और ये नजारा मुमकिन है वजीर आजम और वजीर आला के मुश्तरका रैली में भी साफ तौर पे नजर आए। जब लोग मुख्तलिफ जिलों में जाते हैं बड़े लीडर, खास तौर से इंतखाबात के मौके में बिहार में, तो इस तरह के गाइडलाइन को फॉलो करना वाकई मुश्किल मरहला होता है। लोग बड़ी तादाद में टूट पड़ते हैं रैलियों में सुनने के लिए, इंतखाबात के मौके में खास तौर से। तो जाहिर है इंतजामिया के लिए एक मुश्किल भरा काम होगा कि वो किस तरह से गाइडलाइन पर लोगों को अमल करने के सिलसिले में अपील करते हैं और लोग कितना उस गाइडलाइन पर अमल कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार असेंबली इंतखाबात की सियासत और सरगर्म होने वाली है क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब 12 रैलियां करेंगे और ये बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से आवाम को कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल कराया जाए। महफूज, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात से ही जुड़ी हुई ये खबर है।
ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में सीटों का बंटवारा से जुड़ी हुई खबर है। आरएलएसपी 104 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी के हिस्से में आई 80 सीटें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 24 सीटें मिली हैं। समाजवादी जनता दल को 25 सीटें मिली हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। जनता नेटवर्क पार्टी सोशलिस्ट को 5 सीटें मिली हैं। तो बिहार असेंबली इंतखाबात में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें इस डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सीटों को लेकर बंटवारा कर दिया गया है। आरएलएसपी को 104 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। बीएसपी के हिस्से में 80 सीटें आई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 24 सीटें मिली हैं। समाजवादी जनता दल को 25 सीटें मिली हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 5 सीटें मिली हैं और जनता नेटवर्क पार्टी सोशलिस्ट को 5 सीटें मिली हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पराली जलाने से होने वाली फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान तबसरा किया कि साफ हवा में सांस लेना दिल्ली एनसीआर के लोगों का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल को संगीन बताया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले की मॉनिटरिंग के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर को मुकर्रर किया गया है। इस काम में तीनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरी उनका ताउन करेंगे। एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट के गाइड भी इस काम में ताउन करेंगे। चलिए तो सुप्रीम कोर्ट की समाअत हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील, ये हर साल की बात है, फिजाई आलूदगी को लेकर दिल्ली में हमेशा की ये सूरत हाल रहती है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कुछ राहत की सांस ली थी, लेकिन फिर हम उसी पायदान पर आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल करना पड़ता है। बिल्कुल साहिबा, देखिए साफ तौर से ये हर साल का मामला है कि जब भी सितंबर से लेकर जनवरी तक का समय आता है, उस दौरान दिल्ली एनसीआर की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है, खासकर प्रदूषण को लेकर। और इस प्रदूषण से जो छोटे जो बुजुर्ग हैं, घरों में छोटे जो बच्चे हैं, उनकी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि कोरोना है और कोरोना के साथ साथ इस तरह का जो एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह सबसे पराली है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी कई बार जताई है, लेकिन बावजूद इसके तमाम राज्य सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही हैं। लेकिन उम्मीद इस बार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेके पहली बार जस्टिस लोकुर द्वारा एक कमेटी का रिकमेंडेशन किया है, जिसमें रिपोर्ट तीनों स्टेट के चीफ सेक्रेटरी करेंगे, पंजाब, हरियाणा और यूपी, और वो उनको बताएंगे कि पराली और एयर बस्टिंग को रोकने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम आज अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो ये है कि जो पराली जलाता है और उन पराली जलाने से रोकने के लिए तमाम जो अधिकारी होते हैं वो शायद किसानों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में बड़े स्तर पर पराली जलाया जाता है। जिसको देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीसी, स्काउट गाइड और लोकल रेजिडेंट्स जो है उनकी मदद लेने की बात कही है। यानी कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो गांव-गांव जाकर किसानों को ये समझाएंगे कि पराली ना जलाया जाए, अगर पराली जलाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसे में किसानों के पास क्या इसका मुतबादिल है कि वो पराली ना जला के कुछ और तरीके से ये काम करें? देखिए साहिबा, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार इस मामले में कई बार राज्य सरकारों को फटकार भी लगा चुका है और ये कहा है कि पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को कम पैसे में, जिसकी सब्सिडी ज्यादा हो, उनको उपकरण मुहैया कराया जाए। जो सब्सिडी ना, जो फिलहाल किसान पराली ना जलाएं, उनको फसल में सब्सिडी में फायदा दिया जाए। तमाम जो अधिकारी हैं वो किसानों और पंचायतों से मिले और ये बताएं कि पराली ना जलाया जाए। लेकिन बावजूद इसके जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो सिर्फ कागजी आदेश होते हैं, क्योंकि तमाम जो फिलहाल अधिकारी हैं वो किसानों के साथ ना तो संवाद करते हैं और ना ही उन्हें तय समय पर कोई उपकरण मुहैया कराते हैं जिससे वो पराली जलाने से बच सकें।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकारों की तरफ से कठोर कदम नहीं उठाए जाने की वजह से, किसानों को जागरूक ना करने की वजह से हर साल किसान पराली जलाते हैं। किसानों का साफ तौर से ये कहना है कि उनके पास सरकार के द्वारा उचित संसाधन नहीं मुहैया कराया गया है, प्रशासन के द्वारा उचित संसाधन नहीं मुहैया कराया जाता है, जिसकी वजह से उनके पास पराली जलाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता है। राज्य सरकार को कई बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुकी है और ये कहा है कि कम सब्सिडी में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपने किसानों को उपकरण मुहैया कराए। तमाम जो अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, पंचायत सदस्य हैं, वो किसानों को जाकर ये समझाएं कि अगर वो पराली नहीं जलाएंगे तो एमएसपी जो है उस एमएसपी को फिलहाल सरकार 100% देगी। लेकिन इन तमाम फिलहाल आदेश को लेकर फिलहाल जो अधिकारी हैं वो अपनी तरफ से कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन वो कार्रवाई जमीनी हकीकत पर नहीं दिखती है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है उसका हर्जाना दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग जो है वो हर साल भुगतते हैं। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि खुली हवा में और स्वच्छ हवा में सांस लेना हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है, और जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर बनी है, ये बहुत ही इमरजेंसी जैसी स्थिति है और ऐसे में तमाम राज्य सरकारों को तुरंत उचित कदम उठाने की जरूरत होगी। मदन बी लोकुर चूंकि एनवायरमेंटल से ज्यादा मैटर को डील करते थे सुप्रीम कोर्ट में, पराली जलाने के मामले में उन्होंने कई उपाय दिए हैं राज्य सरकारों को, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस मदन बी लोकुर को अपॉइंट किया है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में आपत्ति थी, उन्होंने कहा था कि मदन बी लोकुर के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उनकी इस आपत्ति को नहीं माना, यानी कि अब फिलहाल मदन बी लोकुर के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को फिलहाल तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करेंगे और मदन बी लोकुर ये बताएंगे कि किस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों से संवाद किया जाए। फिलहाल साहिबा, सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी देखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तमाम राज्य सरकारों को आदेश तो दे दिया है, लेकिन इस आदेश का पालन करने के बाद और जमीनी हकीकत क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अब देखना यह है कि जो एनसीसी के छात्र हैं या जो स्काउट्स के गाइड्स हैं उनको लेकर राज्य सरकारें कितना बेहतर कदम उठाती हैं और क्या वो किसानों से कम्युनिकेट कर पाते हैं ताकि किसान पराली न जलाएं। तो बिल्कुल दिल्ली एक बार फिर फिजाई आलूदगी की परेशानी से दो चार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लेते हुए एक कमेटी बनाई है और जस्टिस मदन बी लोकुर को मुकर्रर किया है कि वो इस सूरत हाल को देखें और तमाम रियासतों से राब्ता करके फिजाई आलूदगी को कम करने की कोशिश करें। सुशील, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है। रावेरू में वाक़े बारखेड़ा के एक खेत में 4 मासूमों का कत्ल कर दिया गया। कुल्हाड़ी से चारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। मुस्तफा नाम के शख्स के खेत में काम करने वाले एमपी के खगरगोन जिला के रहने वाले मेहताब और रोमली बाई के चारों बच्चों की लाश आज सुबह खेत में मिली। वालिदैन मध्य प्रदेश के खगरगोन जिला के गढ़ी गए हुए थे। खगरपुर बच्चे अकेले थे। इसी दौरान ये खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। महलूकीन की शिनाख्त सीता, रावण, अनिल और सुमन के तौर पर हुई है। पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हीरानगर की फौजी चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। गोलाबारी के दौरान गांव मानियारी के रहने वाले 48 बरस के रमेश चंद्र जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए मरहम पट्टी के लिए जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया है। इसी बीच गोलाबारी के बाद देही इलाकों के मकीनों में खौफ व दहशत का माहौल पाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का ये सिलसिला जारी रहने के सबब वो इस इलाके में महफूज नहीं है। महफूज मुकाम पर रिहाइश की सहूलत देने का उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। सरहदी इलाकों के लोगों को चैन की जिंदगी मुहैया कराने की लोगों ने मांग की है और कहा है कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाना चाहिए। रखे हैं आधी रात को इतनी ज्यादा फायरिंग करी है, हमको पता नहीं चला कि इतनी फायरिंग होनी है कि नहीं। कितना खतरा रहता है वहाँ? खतरा बहुत ज्यादा सर,
रात को तो बहुत बुरा हाल करते हैं। आज तो इतना बड़ी फायरिंग है कि बहुत ज़्यादा वो मोटे फायरिंग है। कोई नुमाइंदा कोई इधर कौन आएगा, किस लिए कोई नहीं आता। उनको अभी क्या मतलब है बात करने से, जब उनको किसी ने वोट चाहिए फिर ही आते हैं, जिस टाइम कोई नहीं आ रहा है। ना ही किसी को पूछते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं चला जाते हैं। कोई भी आएगा, किसी ने सोचा नहीं कि इनका कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचते हैं, खाली अपने फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चला जाते हैं। कुछ नहीं, बहुत बार नुकसान है, किसी के पशु मेरे मार रहे हैं, किसी के घर को बर्बाद हो रहा है, किसी के मोर्चे भी बर्बाद हो गए थे, पीछे फायरिंग हुई थी। क्या है, कुछ नहीं, ऐसी है। हम यही सोचते हैं कि सुबह का सूरज देखना कि दिन नहीं देखना, बहुत बुरी हालत है। हाँ, बंकर है, उसमें क्या जरूरत है, जालियाँ लगाई हैं, उसमें भी जा सकती है फिंगर। अगर मकान के अंदर जा सकती है तो उसके अंदर भी जा सकती है, जो उसके वो रखे हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि हमें कहीं ऊपर जगह 5 मरले दे दे, तो हम अपने उधर मकान मका के तो अपना गुजर फायरिंग के दौरान वहाँ जा सके। ज़बरदस्त हैवी फायरिंग मोटार हो रही है, लोग परेशान बहुत हैं, क्योंकि कहाँ जाएंगे। तो ये लोगों की सभी की हम सब लोग मिलके यही डिमांड करते थे कि चलो हमें कुछ सेफ जगह पे कोई 5 मरले का प्लाट मिल जाता। ने भी देखा है कि वो क्या क्या इस वक्त बोल रहा है कि हमारा पता लेने तक कोई नहीं आया है, और मार भी सकता था। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर इनका पता लेने के लिए आना चाहिए, देखना चाहिए। जी, हालात जो बॉर्डर पे हैं वो अच्छे नहीं है, रोज़ की फायरिंग हो रही है, रोज़ बच्चे और औरतें सारे बंकरों में रातें निकाल रहे हैं। जिला पुंछ के मनकोट सेक्टर में सुबह सवेरे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस बिला इश्तियाल फायरिंग पर हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान एलओसी पर मौजूद मनकोट इलाके के गांव दुबराज में 120 mm का एक कार बरामद पाकिस्तानी गोला वहीद अहमद के मकान के पास गिरा। अनफटा शैल मौजूद होने की वजह से वहीद के अहले खाना और आसपास के लोगों में काफी खौफ का माहौल पाया जा रहा है। जल्द से जल्द इस गोले को नाकारा बनाने की इंतजामिया और फौज से गुजारिश की गई है। धमाके के नतीजे में बड़े नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। सुना था शेलिंग तो होती है, शेलिंग तो रोजमर्रा का काम है जो फट जाती है। जिंदा बारूद हमारे सामने गिरा हुआ है, ये अंदर बिल्कुल घर के बीचों बीच गिरा हुआ है। तो इससे हमें ये खतरा है कि हमारे बच्चे, माल मवेशी सब यहाँ पे आते जाते रहते हैं। कोई बच्चा इसको टच भी करेगा तब भी ये फट जाएगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन से तावन करके हमें वो हमारा तावन करें, वो हमसे मिलकर इसको डिस्ट्रॉयड करें। मंदिर के बाद अब रामलीला पर महाराष्ट्र में सियासत होती तेज नजर आ रही है। बीजेपी लीडर अतुल भातुलकर ने वजीर आला उद्धव ठाकरे से अपील की है कि वो रामलीला मनाने की इजाजत दें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रामलीला मनाने की रिवायत है और कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखकर रामलीला मनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। उधर शिवसेना का कहना है कि बीजेपी रामलीला के नाम पर लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना लीडर प्रताप सरनायक का कहना है कि रामलीला के वक्त बहुत भीड़ होती है, जिससे कोरोना के फैलने का अंदेशा है। घटस्थापना से महाराष्ट्र में, मुंबई में रामलीला का त्यौहार मनाने की बहुत बड़ी परंपरा है। इस जो त्यौहार में बड़े बड़े ग्राउंड पर सोशल डिस्टेंसिंग का ही मर्यादा रखते हुए और कोविड-19 के सभी नॉर्म्स रखते हुए रामलीला हम आसानी से मना सकते हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रामलीला मनाने के लिए वो परमिशन दे। पिछले कई सालों से राम के नाम पे वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुंबई के नेता अब रामलीला के नाम पे लोगों को सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी से वो मांग कर रही है कि नवरात्रि अभी शुरुआत हो रही है और पिछले कई सालों से रामलीला होते आ रही है मुंबई में, तो रामलीला को परमिशन दी जाए। आप ये सभी लोग जानते हैं कि रामलीला के वक्त बहुत सारी भीड़ होती है और भीड़ काबू पाना मुश्किल हो जाती है, उसकी वजह से कोरोना बढ़ सकते हैं।